चीन की नाक के नीचे राफेल तेजस उतारने का प्लान असम में NH-127 पर क्यों ध्यान जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या सारी चीजें हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल के समाचारों के अनुसार चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलकर एक नया क्षेत्रीय संगठन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को प्रतिस्थापित कर सकता है। ये कदम दक्षिण एशिया में जियोपॉलिटिकल समीकरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। पाकिस्तान और चीन ने हाल ही में चीन के कुनमिंग शहर में बांग्लादेश के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक की, जिसे इस नए संगठन को मूर्त रूप देने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय एकीकरण, व्यापार, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। ये प्रस्ताव सार्क को प्रतिस्थापित करने की संभावना रखता है, जो भारत पाकिस्तान तनाव के कारण 2016 से निष्क्रिय है। सार्क में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान शामिल है, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव ने इस संगठन को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया है। चीन और पाकिस्तान का मानना है कि एक नया मंच क्षेत्रीय सहयोग को फिर से खड़ा कर सकता है, विशेष रूप से चीन के BRI और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से। इस नए संगठन में श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान जैसे अन्य सार्क सदस्य देशों को शामिल करने की योजना है और भारत को भी निमंत्रण देने की बात कही गई है। बांग्लादेश ने इस त्रिपक्षीय बैठक को गैर राजनीतिक करार दिया है और किसी भी नए गठबंधन के गठन से इनकार किया है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार M तौहीद हुसैन ने कहा कि हम कोई गठबंधन नहीं बना रहे हैं। ये बयान बांग्लादेश के अंतरिम सरकार की उस स्थिति को दिखलाता है जो शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद सत्ता में आई है। बांग्लादेश के इस रुख को भारत के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के साथ उसकी बढ़ती निकटता ने क्षेत्रीय राजनयिक हलकों में चिंता पैदा कर दी है। सार्क की स्थापना 1985 में दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए की गई थी। इसके सदस्य देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान शामिल है। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव विशेष रूप से साल 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के शिविर पर हुए हमले के बाद सार्क की गतिविधियां ठप हो गई हैं। इस हमले के बाद भारत ने इस्लामाबाद में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया और बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान ने भी इसका समर्थन किया है। इस तरह के क्षेत्रीय संगठनों के गठन और जियोपॉलिटिकल प्रभाव को समझने के लिए आसियान के गठन को समझ सकते हैं आप, और यहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड का उद्देश्य था स्थिरता, आर्थिक सहयोग, और उस समय शीत युद्ध के दौरान ये संगठन पश्चिमी शक्तियों, विशेष रूप से USA के समर्थन से बनाया गया था ताकि सोवियत संघ और चीन के प्रभाव को संतुलित किया जा सके। आसियान का गठन एक ऐसे समय में हुआ जब क्षेत्र में वियतनाम युद्ध और अन्य संघर्षों के कारण अस्थिरता थी। ये संगठन छोटे देशों को एक मंच प्रदान करता था। भारत के लिए चुनौतियां भी हैं तो संभावनाएं भी हैं। भारत के पास इस स्थिति से निपटने के लिए कई विकल्प हैं, जैसे क्वाड वगैरह को मजबूत करना। इसके अलावा भारत बांग्लादेश के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों पर बेहतर रूप से ध्यान दे सकता है। बांग्लादेश की सेना और वायुसेना की एक उच्च स्तरीय टुकड़ी UK के लिए रवाना हुई है ताकि हवाई रक्षा प्रणाली की खरीद की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। ये कदम बांग्लादेश की सैन्य आधुनिकीकरण योजना फोर्सेस गोल 2030 के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है। बांग्लादेश की सेना और वायुसेना की एक 7 सदस्यीय टुकड़ी, जिसका नेतृत्व मेजर जनरल मोहम्मद कमरुल हसन और कमांडर 66वें इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग कर रहे हैं, लंदन में 23 से 26 जून 2025 तक आयोजित होने वाले 19वें फुल स्पेक्ट्रम एयर डिफेंस समिट में भाग लेने के लिए रवाना हुई है। इस समिट का उद्देश्य हवाई और मिसाइल रक्षा से संबंधित चुनौतियों, प्राथमिकताओं को संबोधित करना है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना है और आधुनिक खतरे को त्वरित और प्रभावी ढंग से समाप्त करने के लिए समाधान प्रस्तुत करना है। इस यात्रा से पहले बांग्लादेश ने चीनी निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और संबंधित रडार प्रणालियों में रुचि दिखाई है। मई 2025 में बांग्लादेश सेना के मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस ब्रांच के मेजर जनरल अबू बकर सिद्दीकी खान ने बीजिंग स्थित चाइना वैनगार्ड कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ HU-17 AE सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, JSG रडार
और F-3 मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की खरीद पर चर्चा की है। इसके अलावा बांग्लादेश नौसेना के लिए QW-18A मैनपैड्स के लिए भी विचार किया जा रहा है। हालांकि यूके की ये यात्रा बांग्लादेश की रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जहां वह अपने सैन्य खरीद में विविधता लाने और किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता है, ये देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश का अपना एक प्लान है, फोर्सेस गोल 2030। बांग्लादेश अपने सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए व्यापक प्रयास कर रहा है और FM-90 शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम QW-2 वैनगार्ड 2 को भी शामिल कर रहा है। वायुसेना की बात करें, बांग्लादेश वायुसेना ने हाल ही में बोगुरा में दूसरा GM-403M लंबी दूरी का हवाई निगरानी रडार तैनात किया है और ढाका के मीरपुर में 71वें स्क्वाड्रन के साथ पहला रडार पहले ही शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा साल 2019 में इटली के क्रोनोसलैंड 3D ऐसा रडार सिस्टम यूके से C-130J परिवहन विमान खरीदे गए हैं। नौसेना ने QW-18A मैनपैड्स की खरीद की है, जो कम और बहुत कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों के खिलाफ प्रभावी है। यूके से संभावित स्काई सैब्रे सिस्टम की खरीद होगी। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बड़ा प्लान किया है। ऐसा नहीं है कि भारत बिना प्लानिंग के चल रहा है। असम में NH-127 पर बनाई गई इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी 31 जुलाई तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। इसका 99% काम पूरा हो चुका है। 4 लेन हाईवे पर इस तरह की सुविधा पूर्वोत्तर में भारत की सामरिक ताकत में कई गुना इजाफा कर सकता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास होने से चीन हमेशा से यहाँ भारत के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। लेकिन असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरन में एक नवनिर्मित नेशनल हाईवे पर बनाई गई इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी भारतीय वायुसेना और यहाँ तक थल सेना की ताकत में भी बढ़ोतरी करेगा। असम में बना NH-127 नौगांव के पास NH-27 से शुरू होकर समागुरी को जोड़ते हुए आखिर में जाखला बंधा तक NH-715 के नजदीक तक जाता है। इस 4 लेन हाईवे से जहां असम के लोगों के लिए आवाजाही के अंदाज में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, वहीं सामरिक नजरिए से ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। रविवार को ही असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसका जायजा लिया और उसकी जानकारी दी। उससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में ये क्षेत्र रणनीतिक तौर पर कितना अहम साबित होने वाला है। शर्मा को नेशनल हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ साथ भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार प्रोजेक्ट का 99% काम पूरा हो चुका है और 31 जुलाई तक ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। 4.2 किलोमीटर लंबा ये हाईवे अक्टूबर से पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। इस हाईवे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ नागरिकों की जरूरतों के साथ साथ सैन्य आवश्यकताओं के लिए इमरजेंसी लैंडिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। असम के मोरन में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है। इसे अत्याधुनिक फाइटर जेट को उतरने, उड़ान भरने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। यहाँ जरूरत पड़ने पर राफेल, तेजस और सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमानों के साथ साथ सशस्त्र सेना के C-130 हरकुलस और एंटोनोव AN-32 जैसे विशाल विमान भी उतर सकेंगे। आपातकाल में हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रोककर इसका तत्काल एयर स्ट्रिप्स के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जो घरेलू जरूरतों के लिए भी हो सकता है। अगर मोटे तौर पर देखें तो असम से भारत चीन की सीमा LAC की हवाई दूरी 200 से 300 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। इसलिए मोरन में हाईवे पर बनाई गई इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी सामरिक नजरिए से बहुत खास है। यही नहीं, असम के मुख्यमंत्री ने राज्य में 2 और इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाने की तैयारी का खुलासा किया है। एक बर्मा और तिहु के बीच और दूसरा होजाई जिले के शंकरदेव नगर में, जो कि नगांव और लामडिंग के बीच होगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।